सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आशीष एंड आई एम अ फ्रंट एंड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि HTML कैसे रेंडर होता है ब्राउज़र में, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस है HTML रेंडरिंग के, कैसे हम इस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और क्या क्या फेजेस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, CSS ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। एंड और सारी चीज़ें हम देखेंगे कि ब्राउज़र इंजन क्या होता है और जो रेंडरिंग की प्रोसेसेस हैं वो क्या क्या प्रोसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग ऑफ HTML इन ब्राउज़र। तो HTML ब्राउज़र में कैसे रेंडर होता है देखने वाले हैं इस स्पीड। तो जब बात आती है रेंडरिंग, तो इसमें 3 स्टेप होते हैं: रेंडरिंग, लेआउटिंग एंड पेन। जब भी कोई पेज, हमारा HTML का पेज ब्राउज़र पे रेंडर होता है तो वो 3 प्रोसेस से होके गुजर: रेंडरिंग, लेआउटिंग एंड पेंटिंग। अब रेंडरिंग में क्या क्या चीज़ आती है वो देख। तो रेंडरिंग में बेसिकली होता क्या है, जब भी हमारा HTML फाइल सर्वर से डाउनलोड होकर ब्राउज़र में आता है, राइट, जब भी हम कोई URL हिट करते हैं तो ब्राउज़र उसके सर्वर से HTML फाइल डाउनलोड करता है। HTML बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट HTML ही होता है। फिर HTML के अंदर हमारे जितने एसेट होते हैं, जैसे CSS फाइल हो गई, जावास्क्रिप्ट फाइल हो गई या फिर इमेज वाली फाइल हो गई, तो पहले हमारा जो है HTML फाइल डाउनलोड होता है ब्राउज़र में। फिर उसके बाद जैसे जैसे उसको लिंक मिलते जाते हैं, वन बाय वन सारे एसेट्स को डाउनलोड करता जाता है। लेकिन बिफोर इट्स डाउनलोड्स ऑल दो एसेट्स, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट पार्सिंग। तो पहले होता क्या है कि ब्राउज़र ये HTML के जो कोड्स, HTML की जो फाइल होती है, डाउनलोड होने के बाद इसका कंपाइलेशन स्टार्ट होता है। कंपाइलेशन और कह कि पार्सिंग। तो ये कंपाइलेशन पार्सिंग जो है ब्राउज़र इंजन करता है। हर एक ब्राउज़र के अंदर जो है एक ब्राउज़र इंजन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते, क्रोम के अंदर जो है ब्लिंक इंजन होता है, वेबकिट इंजन होता है, सफारी के अंदर में मोजिला के अंदर जो है हमारा गेको इंजन होता है। तो हर एक ब्राउज़र के अंदर जो है एक ब्राउजिंग इंजन होता है जो कि HTML को पार्स करता है, जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करता है और CSS को कंपाइल करता है। तो ये सारी पार्सिंग या फिर कंपाइलेशन के काम जो है वो ब्राउज़र इंजन करता है। तो जैसे ही हमारे HTML फाइल ब्राउज़र में डाउनलोड होती है, ब्राउज़र इंजन क्या करता है, उसको कंपाइल करना स्टार्ट करता है। और क्योंकि ये हमारा जो डेटा है वो पैकेट्स के फॉर्म में ब्राउज़र को मिलता है, तो अब अगर आपने कंपाइलेशन पढ़ा हो, जैसे सी लैंग्वेज में अगर आपने कभी पढ़ा हो, तो उसमें क्या होता है कि पैकेट्स के नाम सुने होंगे आपने, कैरेक्टर्स और टोकन्स होते हैं। जैसे हमने सी लैंग्वेज वगैरह पढ़ रखा हो तो वहाँ पे हमने ये नाम सुने होंगे। तो डेटा का ये जो पैकेट होता है, पहले वो HTML कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है। HTML कैरेक्टर मतलब कि A to Z और 1 to 9 और जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें ये हमारा पैकेट जो है वो HTML कैरेक्टर्स में कन्वर्ट होता है। फिर HTML कैरेक्टर जो है हमारा टोकन्स में कन्वर्ट होता है। टोकन्स क्या होता है बेसिकली, हमारा जो टैग होते हैं इसमें, जैसे हमारा ये स्टार्टिंग टैग हो गया HTML का, कमेंट का हो गया, कमेंट का जो सिंटैक्स हो गया, वो बेसिकली ये एंड हेड टैग और स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग, ये पर्टिकुलरली ईच थिंग जो है वो हर एक चीज़ जो है वो एक टोकन है। और फिर टोकनाइजेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, ये सारे टोकन्स जो है कन्वर्ट होते हैं नोड में। और एक बार जब नोड क्रिएट हो जाता है, फिर अब हर एक HTML एलिमेंट का जो है नोड क्रिएट होता है और इन सारे नोड्स को मिला के जो है एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है। ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है आप देख सकते हो यहाँ पे ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। नोड का ट्री का आपको आइडिया होगा। ट्री में जो हमारे मल्टीपल नोड्स होते हैं, हर एक नोड्स का दूसरे नोड्स के साथ कुछ रिलेशन होता है, पेरेंट या फिर चाइल्ड का। अब इसमें जैसे डिफरेंट रिलेशन हो सकते हैं, चाइल्ड, पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे हम देखें तो HTML का जो है चाइल्ड हेड है और हेड के 2 चिल्ड्रन। तो इस प्रकार से जो है हमारा एक ट्री बनता है नोड्स का। HTML नोड का जो है एक ट्री बनता है जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सेम ऐसे ही जो है सेम प्रोसेस फॉलो होता है CSS फाइल की पार्सिंग। तो ठीक है, अब ये वाली इस पर पहले नहीं जाएगी। देखो पहले HTML पार्सिंग पहले स्टार्ट होगी। अब जैसे उसने हेड से स्टार्ट किया, पार्सिंग हमारा हेड से स्टार्ट होगा।
अब हेड में क्योंकि हमारा CSS फाइल्स होता है, उसको उसे CSS फाइल्स मिली। अब वो क्या करेगा, पैरेलली इसका भी जो है सेम प्रोसेस फॉलो होगा। लाइक ये कन्वर्ट होगा पहले कैरेक्टर्स में, फिर टोकन्स में, फिर नोड्स में, और फिर नोड्स में। सेम ऐसे ही CSS के भी नोड बनते हैं, ठीक है, सिलेक्टर को लेके, ठीक है। और एक बार जब हमारा दोनों ऑब्जेक्ट ट्री जो है वो रेडी हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, फाइनली जो है एक रेंडर ट्री बनती है। अब रेंडर ट्री ही वो ट्री है जो कि फाइनली जो है हमारा वेब पेज में डिस्प्ले होता है। अब इस रेंडर ट्री में क्या होता है कि हमारे जो HTML नोड होते हैं और वो जो CSS के नोड होते हैं, उन दोनों को मिला के हर एक एलिमेंट का जो है पोजीशन और डायमेंशन कैलकुलेट होता है, जो कि लेआउटिंग प्रोसेस आप बोल सकते हो। क्योंकि पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है रेंडरिंग के बाद हमारा आता है लेआउटिंग। तो ये जो है एक रॉ डेटा के रूप में मान सकते हो आप, जो कि लेआउटिंग वाले प्रोसेस के लिए एक रॉ डेटा है, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। किसी एलिमेंट का जो पोजीशन है, कि यानी कि वो स्क्रीन पे किस पोजीशन पे जो जाके अवेलेबल होगा, और उसकी डायमेंशन क्या होगी, क्या हाइट होगा, क्या विड्थ होगा, ठीक है। तो लेआउट को रीफ्लो भी बोलते हैं। और ये लेआउट तब चलेगा जब भी हमारा डायमेंशन में या फिर HTML के हाइट या विड्थ में चेंज होगा, तब जो है ये वाला प्रोसेस चलेगा। क्योंकि जब भी डायमेंशन या फिर पोजीशन में चेंज होगा HTML एलिमेंट के, तो ब्राउज़र को अंडरस्टैंड या फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उस पोजीशन को, उस एलिमेंट को रखना कहाँ पे है वेब पेज। तो एक बार हमारा जो है पोजीशनिंग और डायमेंशन हमारी कैलकुलेट हो जाती है HTML एलिमेंट की, उसके बाद क्या होता है कि ब्राउज़र उसको स्क्रीन पे पिक्सल में जाके पेंट करता है, हर एक पिक्सल को जाके पेंट करता है इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे स्क्रीन में आप देखोगे तो डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं। अब किस पिक्सल पे किस एलिमेंट को रखना है वो ब्राउज़र लेआउट वाले प्रोसेस में कैलकुलेट करता है। तो ये तीन स्टेप थे जो रेंडरिंग में फॉलो होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। क्योंकि हमारा HTML में जो है, अगर क्या होगा कि अगर किसी लाइंस पे उसको जावास्क्रिप्ट फाइल मिलती है, जावास्क्रिप्ट फाइल कैसे पार्स होती है या फिर कैसे एग्जीक्यूट होती है, तो उस प्रोसेस की अगर बात करें तो HTML फाइल एक ले लेते हैं। तो ये जैसे मान लो कि हमारा एक HTML फाइल है, तो ब्राउज़र क्या करेगा कि फर्स्ट लाइन से जो है पार्स करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आएगा, इसको स्टाइल मिली, तो ये जो है इसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट लाइक CSS ऑब्जेक्ट मॉडल बनाना क्रिएट कर देगा इसका। ये पैरेलल में HTML पार्सिंग और CSS ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो पैरेलली चलता है। फिर उसमें क्या होगा कि अगर उसको कि कोई ऐसा एसेट मिलता है स्क्रिप्ट के अलावा, जैसे हमारा कोई इमेज हो गया या फिर फ़ॉन्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें पैरेलल में डाउनलोड होती रहती अनटिल और अनलेस इट गेट एन स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग जब आता है तो वे कुछ डिफरेंटली बिहेव करता है। अब यहाँ पे अगर बात करें, लेट्स से कि हमारा जो HTML पार्सर है यहाँ पहुँचा है, अब इसको नेक्स्ट लाइन में जो है स्क्रिप्ट टैग मिल गया। अब इसको क्या करेगा, ये पार्सिंग यहाँ पे पॉज हो जाएगी, रुक जाएगी पार्सिंग। अब ये क्या करेगा, अब पहले ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। जब तक ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, ये पार्सिंग जो है पॉज रहेगी। जैसे ही ये एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, ये पार्सिंग फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, जितनी रिमेनिंग पार्सिंग बची होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक परफॉर्मेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं या फिर लाइट हाउस में जब चीज़ें एनालाइज करते हैं हम, तो वहाँ पे एक चीज़ आती है रेंडर ब्लॉक। जब भी हम देखते हैं कि LCP पढ़ा हुआ है, मतलब लाइट हाउस से जब हम स्कोर चेक करते हैं तो उसमें एक इशू आता है रेंडर ब्लॉकिंग, यानी कि जो पार्सिंग है HTML एलिमेंट की, वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो वो जो है जावास्क्रिप्ट के कारण होता है। लेट से कि उसको हेड में ही उसको जावास्क्रिप्ट फाइल मिल गई, तो अब वो क्या करेगा, अगर जैसे जावास्क्रिप्ट फाइल हमारी हेड में ही किसी ने रख दी, ठीक है, हेड में अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट फाइल रख दी, तो अब क्या करेगा, ये यहाँ तक पार्स हुआ, उसके बाद अब क्या करेगा, वो अगर जावास्क्रिप्ट फाइल मिली तो वो जावास्क्रिप्ट फाइल को पहले डाउनलोड करेगा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट फाइल को पहले डाउनलोड करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, और फिर उसके बाद यहाँ से पार्सिंग फिर से स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं जब तक ये एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीट नहीं होगा, तब तक ये पार्सिंग जो है स्टक रहेगी। तो यही इशू जो है
होता है रेंडर ब्लॉकिंग, वो मतलब कि HTML तुम्हारा रेंडर ही नहीं हो पा रहा है स्क्रिप्ट के कारण। तो इसीलिए जो है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में ये ट्रिक काम आती है कि जब भी हम स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं तो उसको हम HTML के एंड में रखते हैं, यानी कि बॉडी के एंड में सारी स्क्रिप्ट जो है वो बॉडी के एंड में रखते हैं, ताकि हमारा जो HTML की पार्सिंग है वो ब्लॉक ना हो जाए। कभी कभी हमको क्या होता है कि स्क्रिप्ट फाइल रखनी पड़ती है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे केस आते हैं जैसे कि, तो कभी कभी हमारा यूज केस जो है ऐसा आता है कि हमको हेड टैग में भी स्क्रिप्ट ऐड करना पड़ता है। तो उस केस में जो है हमारा HTML ब्लॉक तो होगा ही, क्योंकि अगर उसको हेड में स्क्रिप्ट टैग मिलेगा तो पहले उसको डाउनलोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जो है HTML की पार्सिंग कंटिन्यू। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए, यानी कि इस जो है क्या कहते हैं कि इस केस में जो है HTML की पार्सिंग को जो है कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, उसके लिए जो है हमारा असिंक और डीफर एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है स्क्रिप्ट टैग में। अब इन दोनों एट्रीब्यूट का क्या मीनिंग है, क्या यूज केस है, वो यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे अगर अंडरस्टैंड करें तो पार्सर को, HTML पार्सर को जब भी कोई स्क्रिप्ट टैग या फिर स्क्रिप्ट फाइल मिलती है तो पार्सिंग स्टॉप करके स्क्रिप्ट फाइल को डाउनलोड करने लगता है, और जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होता है वो इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर से पार्सिंग कंटिन्यू होती है। अब जैसे यहाँ पे देखें तो ये HTML जो है पार्स कर रहा था, यहाँ पे आप कलर ग्रेड देख सकते हो HTML पार्सिंग, द स्क्रीन इज इंडिकेटिंग HTML पार्सिंग। तो यहाँ से HTML पार्सिंग HTML जो है पार्स हो रहा था। जैसे इसको स्क्रिप्ट टैग मिला, ये इसको जो है HTML पार्सिंग पाउज, यानी कि जैसे इसको स्क्रिप्ट टैग मिला ये इसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा, और जो है HTML की पार्सिंग जो है वो पॉज हो जाएगी। और जैसे ही, यानी कि स्क्रिप्ट के डाउनलोडिंग स्टार्ट होने से लेकर एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने तक HTML की जो पार्सिंग है वो ब्लॉक रहेगी, और जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है HTML पार्सिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये तो हमारे रेंडरिंग ब्लॉक कर देगा। अब इस इशू से बचने के लिए हमारा जो है दो एट्रीब्यूट हैं, असिंक और डीफर। असिंक क्या करता है कि जब हम स्क्रिप्ट में जब HTML पार्सर को क्या होता है कि स्क्रिप्ट टैग में असिंक एट्रीब्यूट मिलता है तो वो क्या करता है कि देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन एंड दिस ब्लू इंडिकेटिंग द स्क्रिप्ट डाउनलोड, यानी कि ये जब इसको स्क्रिप्ट टैग मिलता है यहाँ पे या फिर स्क्रिप्ट वाली फाइल मिलती है तो ये पार्सिंग जो है ब्लॉक नहीं करता है, इंस्टेड जो है ये बैकग्राउंड में उसको डाउनलोड करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे ही डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है तब जाके ये इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। और वो उस एग्जीक्यूशन टाइम पीरियड में, केवल उस एग्जीक्यूशन वाले पीरियड में जो है हमारा HTML पार्सिंग ब्लॉक होगा, और जैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है HTML पार्सिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। और डीफर का क्या मीनिंग है, तो डीफर का जो है, डीफर क्या करता है कि वो डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देता है बैकग्राउंड में, प्लस जब हम डीफर यूज़ करते हैं तो वो स्क्रिप्ट टैग जो है वो HTML की पार्सिंग को ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि जो जब हम स्क्रिप्ट में डीफर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो एक तो ये स्क्रिप्ट फाइल को जो है बैकग्राउंड में डाउनलोड करता है, प्लस इसका एग्जीक्यूशन तब स्टार्ट होता है जब पार्सिंग 100% कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे देखोगे आप 100% जब पार्सिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये अंतर है असिंक और डीफर, और इन दोनों का यूज़ करके जो है आप अपने वेब पेज को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। रेंडर ब्लॉकिंग का जो इशू है उसको फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। अब जैसे कि हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है हमारा वो एक ऑब्जेक्ट है, और उसमें जो है हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उसको जो है हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मैनिपुलेट करने की जब बात आती है तो हम या तो हम उसमें उसके टेक्स्ट कंटेंट को मैनिपुलेट करेंगे या फिर उसके CSS को चेंज करेंगे। जावास्क्रिप्ट में भी हमारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम CSS चेंज करते हैं। तो देयर इज़ सम पॉसिबिलिटी कि जावास्क्रिप्ट जो है एलिमेंट के डायमेंशन या फिर पोजीशन को जो है चेंज कर सकता है और उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो जब भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो है किसी एलिमेंट्स के डायमेंशन या फिर उसकी पोजीशनिंग में चेंज करते हैं या फिर चेंज आता है तब जो है
ये लेआउट फ्लो फिर से चलता है। और जब बार बार ये लेआउट फ्लो चलेगा तो कहीं ना कहीं इसके परफॉर्मेंस में इशू आएगा, वेब पेज के परफॉर्मेंस में इशू आएगा। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट क्या करता है कि हम एक फ्रैगमेंट क्रिएट करते हैं और हमारे जितने भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमको जितने भी चेंजेस करने हैं उन चीज़ों को ग्रुप करते हैं और उसको एक फ्रेगमेंट में रखते हैं। और फाइनली जब हमारे सारे चेंजेस, लेआउट के सारे चेंजेस कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उस फ्रेगमेंट को क्या करते हैं, उस वाले HTML एलिमेंट या फिर HTML वाले कंटेनर में अपेंड करते हैं उसको। तो इससे होता क्या है कि यहाँ पे देखो जैसे कि हमारा लूप में चल रहा है, अगर हम हर एक आइट्रेशन की बात करें तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हर आइट्रेशन में अगर हम कुछ चेंज कर रहे हैं लेआउट के पर्सपेक्टिव में, तो हर एक जो है आइट्रेशन में लेआउट फ्लो चलेगा, क्योंकि हर बार हर आइट्रेशन में जो है उसका डायमेंशन कुछ चेंज होगा। लेकिन इस इशू को स्किप करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं फ्रैगमेंट। तो फ्रैगमेंट जब यूज़ करेंगे हम, तो जब अब फ्रैगमेंट जब यूज़ करेंगे तो होगा क्या कि ये सारी चीज़ें बैच हो जाएंगी और फाइनली जब ये अपेंड होगा, फ्रैगमेंट जब हम यहाँ पे अपेंड करेंगे उस HTML एलिमेंट में, जब ये फ्रैगमेंट अपेंड करेंगे तो केवल एक टाइम, उसी टाइम जो है रीफ्लो जो है लेआउटिंग वाली प्रोसेस जो है चलेगी उसी टाइम पे कुल, यानी कि एक बार। तो ये लेआउटिंग या फिर जो मैनिपुलेशन है लेआउट का या फिर पोजीशन या फिर डायमेंशन का जो भी चेंज है, उनको एक ग्रुप करके या फिर बैच प्रोसेस में कंप्लीट करके उसको एक फ्रेगमेंट के रूप में जो है एक ही बार केवल उसमें डोम में जो है अपडेट करते हैं हम, ताकि जो लेआउटिंग वाला फ्लो है केवल हमारा एक बार चले या फिर मिनिमम बार चले। और इस तरीके से जो है हम इसको ऑप्टिमाइज। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस प्रोसेस से रिलेटेड या फिर किसी पेज को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो परफॉर्मेंस से रिलेटेड तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो टिल देन बाय एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम अनदर टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।